और इस सम्मेलन के जो विषय रखा गया है, आरक्षण समाप्ति की ओर और शिक्षकों का सामाजिक उत्तरदायित्व। साथियों, आरक्षण समाप्ति की ओर इस संबंध में आरक्षण समाप्त करने के लिए कई तरीके के प्रयास किए गए। एक प्रयास जुडिशियरी के द्वारा आरक्षण समाप्त करने के लिए किया गया। न्यायपालिका के द्वारा आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया गया। एक प्रयास विधिमंडल द्वारा आरक्षण के लिए कई किस्म की समस्याएं पैदा करने का काम किया गया। और आपको सुनकर आपको तो शायद ये जानकारी, आज तक ये जानकारी नहीं होगी कि जो संविधान के प्रोविजन होते हैं उसको अमल में लाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। रिजर्वेशन का एकमात्र ऐसा प्रोविजन है जिसको अमल में लाने के लिए आज तक एक भी कानून नहीं बनाया गया। ये जानकारी भी शायद हमारे लोगों को आज तक नहीं होगी कि आरक्षण को अमल में लाने के लिए एक भी कानून नहीं बनाया गया। इसके लिए केवल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर सारी कार्रवाइयां चल रही है, मगर इसको अमल करने के लिए किसी किस्म का कोई कानून उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर कानून उपलब्ध होता तो कानून में क्या करना पड़ता? कानून में जो लोग अमल नहीं करते उसके लिए दंड या सजा का प्रावधान करना पड़ता। दंड या सजा का प्रावधान अगर कानून में होता तो जो अधिकारी लोग रिजर्वेशन पर अमल ना करने का षड्यंत्र करते रहे हैं उनको सजा होती, दंड होता, और ऐसे लोग अगर जेल में जाते तो फिर रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना, ना इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया होता। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्यपालिका है उन्होंने रिजर्वेशन को नॉन इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किया। विधिमंडल ने बहुत बार कई किस्म के लूप होल्स कानून में और आदेशों में छोड़े हैं, इसके लिए भी उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की। न्यायपालिका ने समय समय पर जो न्यायपालिका के विचाराधीन रिजर्वेशन का मामला आया तो रिजर्वेशन एकमात्र ऐसा विषय है, रिजर्वेशन एकमात्र ऐसा विषय है जिसको सबसे ज्यादा जुडिशियरी में चुनौती दी गई। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान के अनुसार पहली केस संविधान के विरोध में, एक का आरक्षण के विरोध में दोराई राजन विरुद्ध चंपक्कन केस जो है ये मद्रास के हाईकोर्ट में गया और मद्रास के हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की जो स्कीम है उसको रद्द करने का आदेश बहाल किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। यानी भारत के संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन के विरोध में हाईकोर्ट में जो केस गई वो रिजर्वेशन की थी और हाईकोर्ट ने इसके विरोध में फैसला दिया, वो भी रिजर्वेशन के विरोध में था। और इसके लिए भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ, वो भी रिजर्वेशन को लेकर के हुआ। पहला अमेंडमेंट रिजर्वेशन को लेकर के हुआ। इसलिए रिजर्वेशन का इतिहास अगर आप जानने की कोशिश करो तो बहुत से तथ्य आप लोगों को उपलब्ध होंगे जिससे आपको बहुत सा मार्गदर्शन मिल सकता है। मगर मैं इस विषय में क्योंकि मेरा इस विषय पर बॉम्बे में मैंने इस विषय पर 6 घंटा भाषण किया। 6 घंटे का भाषण का CD बुकलेट इधर अवेलेबल है,
अब भाई अंबादे वो बुकलेट सीडी वगैरह अवेलेबल है? हाँ बागड़े, हाँ है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहता। और जिन लोगों को भी ये 6 घंटे का सुनने का धीरज है क्योंकि बोलने के लिए 6 घंटा मैंने बोल दिया, मगर सुनने के लिए धीरज लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का धीरज जो है 6 घंटा तक सुनेंगे तो धीरज जो है टूटने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिटेल जो है 1902 से लेकर अब तक का सारा किस्सा मैंने बताया। मगर जो बातें उधर मैंने नहीं बताई वो बातें मैं इधर बता रहा हूँ, जो उधर छूट गई है, इसलिए वो बातें मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो इसलिए एक तो जुडिशरी ने रिजर्वेशन के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। मैं आपको एक सिंपल जुडिशरी का उदाहरण देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जुडिशरी किस तरह से बदमाशी करती है। जुडिशरी ने ये 99 का केस है, उसमें उसने निर्णय दिया कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो एक ही किस्सा आपको समझ में आएगा कि दोराई राजन विरुद्ध चंपक्कन केस जो है ये भी फंडामेंटल राइट को लेकर के वहाँ मद्रास हाईकोर्ट में गया। तो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट मद्रास कोर्ट में गया और मद्रास कोर्ट ने क्या कहा कि SC ST OBC के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन है और उनको कम परसेंटेज में एडमिशन दिया जाता है, मुझे ज़्यादा परसेंटेज है और इसलिए मुझे इसके बावजूद भी मुझे एडमिशन नहीं मिला। ये मेरे फंडामेंटल राइट का, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने भारत का प्रत्येक नागरिक समान है, इसका उल्लंघन हुआ है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी बात को माना और कहा कि इसके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, इसलिए ये रिजर्वेशन की स्कीम को रद्द किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे और पेरियार रामास्वामी जिंदा थे। ये मद्रास हाई कोर्ट में जैसे ही निर्णय लगाया, पेरियार ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। सारे साउथ इंडिया में आंदोलन शुरू हो गया। तो नेहरू प्रधानमंत्री थे, घबरा गए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा कि उन्होंने क्यों पूछा, वो क्यों घबरा गए। उनको ये लगा कि साउथ इंडिया का ये आंदोलन कहीं नॉर्थ इंडिया में ना फैल जाए। अगर साउथ इंडिया का आंदोलन नॉर्थ इंडिया में फैल गया तो नॉर्थ इंडिया में भी हमको सारा रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को सलाह पूछा कि ये जो बवाल खड़ा हो गया है इसका क्या सोल्यूशन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू को कहा कि मिस्टर नेहरू, ये फंडामेंटल राइट को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ, इस वजह से उन्होंने रिजर्वेशन की स्कीम को रद्द किया। अगर रिजर्वेशन को आप बचाना चाहते हो तो एकमात्र तरीका है रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट में डालना होगा। भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के तहत 15(4) और 16(4) के तहत भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया गया और उसमें जोड़ा गया कि रिजर्वेशन अब के इससे आगे फंडामेंटल राइट होगा। भारत के पहले अमेंडमेंट के तहत रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट में प्लान बना करके डाला गया। अब ये हो गई जुडिशियल हिस्ट्री। अब अगर ये जुडिशियल हिस्ट्री है तो कोई भी जज डिसीजन देने के पहले, जजमेंट देने के पहले उसको जुडिशियल हिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ता है। मैं जज नहीं हूं मगर इतना कॉमन नॉलेज जानता हूं कि प्रीवियस डिसीजंस का जजेस को अध्ययन करके डिसीजन देना पड़ता है। तो
सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 99 को 16 सितंबर 99 को निर्णय दिया कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को डालने के लिए फंडामेंटल राइट में डालने के लिए अमेंडमेंट हुआ। अगर फंडामेंटल राइट के अंदर डालने के लिए अमेंडमेंट हुआ तब ही आरक्षण बचाया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के आधार पर मद्रास कोर्ट ने रिजर्वेशन को रद्द किया था। अगर ये जुडिशियल हिस्ट्री है तो सुप्रीम कोर्ट के लोग रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है ऐसा निर्णय कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मगर जुडिशियरी ने निर्णय दिया रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। केवल इतना ही मामला नहीं है, 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? 9 जज ने निर्णय दिया रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है। अगर 9 जज कह रहे रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है तो 9 जज का फैसला 16 सितंबर 99 को 5 जज के लोगों ने बदल दिया। 9 जज का फैसला 5 जज के लोग नहीं बदल सकते। 9 जज का फैसला बदलना है, 11 जज का बेंच होना चाहिए तो ही फैसला बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदल सकते। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। एक दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं। इसका ये उदाहरणों से क्या सिद्ध होता है? उदाहरणों से सिद्ध होता है कि जुडिशियरी भी रिजर्वेशन को सैबोटेज करने के काम में लगी हुई है। एग्जीक्यूटिव, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो बड़े अधिकारी लोग होते हैं जिनके नियंत्रण में रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन का मामला है, वो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है। वो एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन को कैसे सैबोटेज करती है? तो वो लिखते हैं द कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। 70 तक क्या लिखते थे? 1970 तक द कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। एक तो अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल है वो सुटेबल नहीं है। 1970 के पहले लिखते थे कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, बाद में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। ये 70 में आया जुमला। 70 के बाद क्या हुआ? 70 के बाद योग्य कैंडिडेट उपलब्ध होना शुरू हो गए, तो अब उनको रोकना मुश्किल हुआ। जब रोकना मुश्किल हुआ तो उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला। रास्ता क्या निकाला? ना रहे बास न बजे बांसुरी। गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में रिजर्वेशन है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर खत्म कर दो, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर खत्म कर दो, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कर दो, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है नहीं, इसीलिए रिजर्वेशन का सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। यानी जब हमारे योग्य कैंडिडेट उपलब्ध होना शुरू किया तो उन्होंने रिजर्वेशन का सारा मामला ही खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के रेफरेंस में आपको बता दूं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए संविधान में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण उपलब्ध था वो आरक्षण कांग्रेस के लोगों ने उपलब्ध नहीं होने दिया। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस से लड़ाई लड़ी। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को संविधान सभा में गांधी जी ने चुनकर जाने नहीं दिया। आज तक अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मालूम नहीं है कि गांधी जी ने संविधान सभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को चुनकर जाने नहीं दिया। उनके नेताओं को भी मालूम नहीं है और इस वजह से संविधान सभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण के लिए कांग्रेस के लोगों के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को झगड़ा करना पड़ा। 340वां आर्टिकल इसीलिए आया, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की वजह से कालेलकर कमीशन बना, एक कमीशन बना। कमीशन का चेयरमैन नेहरू ने पूना के ब्राह्मण को बनाया।
बाबा साहब को लगा साला ये नेहरू बदमाशी कर सकता है, इसलिए कमीशन के अंदर उन्होंने अपने आदमी रखे, 2218 जातियों को आइडेंटिफाई किया और रिकमेंडेशन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, वो आग बबूला हो गए, उन्होंने लेटर लिखा, नेहरू को लेटर मिला, कालेलकर को बुलाया, उसने लेटर लिखवाया, उसको आधार लेकर पार्लियामेंट में घोषित किया और ये सारा मामला नेहरू ने सैबोटेज कर दिया, नहीं मिलने दिया। मगर जब बाद में मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन जब लागू हो गया, लागू होने के बाद में वीपी सिंह ने जब लागू किया तो घसीट कर उसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए। जब वो घसीट कर सुप्रीम कोर्ट लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 16 नवंबर 92 को लगा और 89 को लास्ट फेज में मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ये फाइनेंस मिनिस्टर बना और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बना। यानी 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का जजमेंट क्लियर हुआ और 2 साल पहले नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनकर उसने प्राइवेटाइजेशन का निर्णय लागू कर दिया। यानी मंडल कमीशन का निर्णय बाद में लागू हुआ और प्राइवेटाइजेशन का निर्णय पहले लागू हो गया। परिणाम क्या हुआ कि मंडल का कमीशन लागू होने के पहले ही प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया। इससे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के मुंह तक आया हुआ निवाला, ये निवाला ऐसा खींच करके उन्होंने ये ले गए, ये मामला खत्म कर दिया। अभी करंट डेवलपमेंट क्या है? अरे मैंने आपको एग्जीक्यूटिव का बताया, विधिमंडल का बताया, जुडिशरी का बताया। प्रचार माध्यम के लोग क्या प्रचार करते हैं? प्रचार माध्यम के लोग प्रचार करते हैं कि आप लोगों के पास मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं का मतलब है वो प्रचार करते हैं आप लोग नालायक है। ये भी रिजर्वेशन से संबंधित मामला है। मगर अभी जो करंट डेवलपमेंट है, आप लोगों ने बीजेपी पर गुस्सा निकाला और कांग्रेस को दिल्ली में चुनकर भेजा। आप लोगों ने ऐसा किया। अब कांग्रेस दिल्ली में गई, दिल्ली में जाने के बाद उसने पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का रिजर्वेशन समाप्त करने वाला बिल राज्यसभा में रखा। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। अभी राज्यसभा में कांग्रेस ने पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का रिजर्वेशन समाप्त करने वाला बिल विधेयक रखा हुआ है और राज्यसभा ने उसको छानबीन करने के लिए संसदीय समिति के पास भेज दिया। अभी वो विधेयक संसदीय समिति के विचाराधीन है। तो इधर हमारे पास खबर आई तो अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि सारे देश भर में पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का रिजर्वेशन समाप्त करने के विरोध में हम लोग वामसेप के द्वारा, मूल्यवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के द्वारा, मूल्यवासी संघ के द्वारा, ये सारे देश भर में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। जल्दी ही अभी कार्यक्रम घोषित हो जाएगा और इसके लिए अभी ये जो महिला सम्मेलन हुआ तो महिलाओं को थोड़ा सा ये जो अपना पदर होता है इधर जरा बांध करके रेडी रहना चाहिए कि उधर बांध करके उधर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार होना चाहिए। और भी लेडीज़ को करना होगा। वो क्यों करना होगा? क्योंकि अगर लेडीज़ ऐसा नहीं करेगी तो उसका जो बड़ा बेटा है, आप लोगों का जो बड़ा बेटा है, वो घर में रोटी खाता रहेगा और कमा कर कुछ भी नहीं लाएगा। तो परेशानी माँ को होगी क्योंकि उसका बाप बेटे को गाली देगा तो माँ को परेशानी होगी कि ये बाप बेटे को गाली क्यों दे रहा है। अब माँ को मालूम नहीं कि बाप क्यों गाली दे रहा है, इसलिए मैं माँ को बता रहा हूँ एक गाली देने का कारण ये है भाई। तो माँ को पदर बांध करके अभी धरना प्रदर्शन के लिए सामने आना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं खत्म नहीं होने वाली। तो ये धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है ये जल्दी ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो साथियों, ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का रिजर्वेशन समाप्त करने का जो मामला है, क्योंकि 2 जगह रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का तो मामला लगभग उन्होंने समाप्त कर दिया है। अभी रहता है पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का। अगर विधेयक पास हो गया तो मामला 1 साल के अंदर रिजर्वेशन जुड़ हो जाएगा, पूरी तरह से जुड़ हो जाएगा। ये सारा मामला देश में चल रहा है और ये जो सारा मामला देश में चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में शिक्षक लोगों की सामाजिक जिम्मेवारी क्या है? ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों की सामाजिक जिम्मेवारी क्या है?
इसके पहले की सामाजिक जिम्मेवारी आप लोगों को बता दिया जाए। एक बात और, रिजर्वेशन समाप्त करने का जो कार्यक्रम है वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन ये आखिरी हमला है और फाइनल स्टेप है। प्राइवेटाइजेशन से रिजर्वेशन टोटली जीरो हो जाएगा। ये बात हम लोग 14 साल से बता रहे हैं। जब हम 14 साल से बता रहे थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि अब हम सबके लोग पागल हो गए हैं, रिजर्वेशन समाप्त हो सकता है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान में लिख कर रखा कि कोई संविधान को हाथ भी नहीं लगा सकता। संविधान को अगर किसी ने हाथ लगाया तो साले को छाट देंगे। इसलिए मैं बहुत सारे अनुयायियों को पूछते रहता हूँ कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ा? तो पढ़ा तो नहीं, देखा भी नहीं, दूर से देखा, दूर से भी नहीं देखा। अरे जब दूर से भी नहीं देखा तो वो दूर से हाथ लगा देंगे, तुम कहाँ देखोगे? हाथ भी लगा देंगे, वो ख़त्म भी कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलने देंगे और तुम चिल्लाते रहोगे हाथ लगाओगे तो बाबा साहब के संविधान को देख लूँगा। अरे क्या देख लोगे भाई, लगा भी दिया, ख़त्म भी कर दिया, रफा दफा कर दिया और तुम देखच रहे हो। ये हो रहा है। तो इस तरह से ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है आज के तारीख में, इसका अगर प्रतिरोध करना है तो इसमें शिक्षक लोग, गांव-गांव में जो शिक्षक लोग हैं, देहात में शिक्षक लोग हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग प्लान बना रहे, क्योंकि जो 6 लाख गाँव में संगठन पहुंचाने का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग प्लान बना रहे हैं कि देहात में शाखाएं बनाने का और आंदोलन पहुंचाने का जो कार्यक्रम है उसमें शिक्षक सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। क्योंकि हर गांव में कम से कम एक टीचर की स्कूल तो होती होगी। तो 6 लाख गांव में ये आंदोलन हम लोग पहुंचा सकते हैं और इसमें शिक्षक का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। मैं मानता हूं कि शिक्षकों के अकेले माध्यम से ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये मानता हूं कि हमारा जो समाज है उनके पास क्या है, उनके पास संख्या है। उनके पास क्या है? संख्या है, साधन नहीं है। आंदोलन चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, साधन चाहिए। साधन हमारे लोगों के पास नहीं है। साधन हमारे पढ़े लिखे लोगों के पास में है। बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, समय है, श्रम है, ये साधन उनके पास में। मगर जिनके पास साधन है उनके पास संख्या नहीं है, और जिनके पास संख्या है उनके पास साधन नहीं है। इसलिए साधन वाले लोगों को चाहिए संख्या वाले लोगों के साथ संगम कर ले। अगर वो इस तरह का संगम करते हैं तो क्या होगा? संगम करने से ये शक्ति का निर्माण होगा। अगर शक्ति का निर्माण हुआ तो क्या होगा? राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण हो सकता है। इसलिए ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए यहाँ जो सारे प्रदेश भर से जो बहुत सारे शिक्षक यहाँ आए हुए हैं, तो मैं शिक्षकों को ये अपील करता हूँ कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए शिक्षकों को ये जिम्मेवारी उठानी होगी। उनको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोगों को खड़ा करना है। इसलिए मैं ऐसे शिक्षकों को निमंत्रण देता हूं, आमंत्रण देता हूं राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए। जो शिक्षक आएंगे उनको साथ में लेंगे, जो शिक्षक नहीं आएंगे उनको अगले शुक्रवार का निमंत्रण देंगे। कोई बात नहीं है कि अगर अभी नहीं आते हैं तो अगले शुक्रवार को आ जाएंगे, क्योंकि समझने को मैं समझा रहा हूं, मगर समझने को थोड़ा समय लगता है। समझने को थोड़ा समय लगता है। जैसे किसी के घर में बल्ब होगा, जब वो बटन दबाता है तो इमीडिएट बल्ब ऑन हो जाता है। मगर किसी किसी के घर में ट्यूबलाइट होगा तो आप लोगों को अनुभव होगा कि जब आप ट्यूबलाइट का बटन दबाते हो तो क्या बटन दबाते ही ट्यूबलाइट ऑन हो जाता है? नहीं होता है। ट्यूबलाइट कैसे ऑन होता है? देखो मैं आपको अब बताता हूं उदाहरण। ऐसा जलता है ट्यूबलाइट,
यानी ट्यूबलाइट जो है वो एकदम से नहीं जलता, ट्यूबलाइट जलने को समय लगता है। इसी तरह से मैं समझा रहा हूं मगर समझने को समय लगता है। मैं समझा रहा हूं मगर समझने को समय लगता है। इसलिए शुक्रवार को अगर नहीं आए तो जुम्मे को आ जाओगे, क्योंकि शुक्रवार को मुस्लिम लोग जुमा कहते हैं। अगर शुक्रवार को नहीं आओगे तो जुम्मे को आ जाओगे, अगर जुम्मे को नहीं आए तो अगले साल के जुम्मे को आ जाओगे, अगर अगले साल के जुम्मे को नहीं आओगे, चलो मान लिया नहीं आओगे, कहाँ जाओगे? ठीक है, नहीं आओगे, कहाँ जाओगे? अगर इधर गए तो अटल बिहारी जूता लेके खड़ा है, अगर इधर गए तो सोनिया गांधी जूती लेके खड़ी है, इधर गए तो जूता खाने को मिलेगा, इधर गए तो सोनिया गांधी की जूती खाने को मिलेगी। अगर जूता और जूती खाने के बाद आना चाहते हो, नो ऑब्जेक्शन, आना जरूर होगा। आना क्यों जरूर होगा? क्योंकि समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमको ही करना होगा। आना क्यों जरूरी है? क्योंकि समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमको करना होगा। समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी। समाधान अटल बिहारी करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते। इसलिए साथियों, अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हो तो उद्धार करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है स्वोद्धार। स्वतः का उद्धार करना होगा।